हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। आज हम BPSC 101 यूनिट नंबर 6 पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम डिसीजन मेकिंग के मॉडल्स को देखेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो मॉडल आज हमारे सामने है वो है लिंडब्लम्स इंक्रीमेंटल मॉडल। ठीक है, तो ये मॉडल जो होता है चार्ल्स E लिंडब्लम नाम के स्कॉलर अपने एक आर्टिकल में देते हैं, जिस आर्टिकल का नाम रहता है द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू, जो कि 1959 में पब्लिश करके रखते हैं। इस आर्टिकल में ये अपना एक कॉन्सेप्ट निकाल कर रखते हैं जिसका नाम है इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब इसमें ये कहते हैं कि जो साइमन का रेशनल मॉडल है, ये इंक्रीमेंटल मॉडल उसको क्रिटिसाइज करता है। ठीक है, उसके अगेंस्ट में बातें करता है। अपने आर्ग्यूमेंट में लिंडब्लम ये कहते हैं कि जो एक्चुअल प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का, वो साइमन के दिए हुए थियोरेटिकल ऑप्शन से बिल्कुल ही अलग है। इनके अकॉर्डिंग जो इंक्रीमेंटल मॉडल है डिसीजन मेकिंग का, उसमें यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली काम चलता रहता है। ठीक है, करंट सिचुएशन के हिसाब से। इस मॉडल में बेसिकली होता क्या है कि हमने एक पॉलिसी बना दी। अब उस पॉलिसी में अगर कहीं पे भी लूप होल आता है, फॉर एग्जांपल इस जगह पर एक लूप होल आ गया। ठीक है, लूप होल आ गया, तो अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि हमें स्टेप बाय स्टेप स्मॉल डिग्रीज से हमें यहाँ पर कुछ म्यूचुअल एडजस्टमेंट करने चाहिए। ठीक है, हमें पूरी पॉलिसी को इस छोटे से लूप होल की वजह से कैंसल आउट नहीं करना चाहिए। अगर हमने कैंसल आउट कर दिया, हमारी पॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ जाएंगी, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इन दोनों को काउंटर करने के लिए हमें इस लूप होल को सुधारना चाहिए। जिस भी तरीके की जो मॉडिफिकेशंस हैं इसमें जो ज़रूरी हैं, वो हमें यहाँ पर टाइम टू टाइम करनी चाहिए, ताकि जो पॉलिसी है वो लॉन्ग रन तक चल सकें। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसको कहा जाता है कि एक ऐसा मॉडल है जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स में यूज़ किया जाता है लिटिल मॉडिफिकेशंस के साथ, जिसकी वजह से इसे ब्रांच टेक्निक, मॉडल ऑफ सक्सेसिव लिमिटेड कंपैरिजंस और स्टेप बाय स्टेप डिसीजन मेकिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की। तो सबसे बड़ा फीचर और सबसे पहला फीचर यही है कि सक्सेशन पे काम करता है धीरे धीरे। ठीक है, म्यूचुअल एडजस्टमेंट्स और नेगोशिएशंस के साथ इसमें काम निकाला जाता है। इसकी वजह से होता क्या है कि पॉलिटिकल टेंशन कम होती है और मेंटेन, और जो स्टेबिलिटी है वो भी मेंटेन रहती है। ठीक है, क्योंकि अगर एक गवर्नमेंट अपनी एक पॉलिसी को बनाती है और उस पॉलिसी में कोई भी लूप होल आता है छोटा सा, तो उस लूप होल के चलते अगर उस गवर्नमेंट ने उस पूरी पॉलिसी को ही कैंसल आउट कर दिया, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि लोगों का गवर्नमेंट पर से ट्रस्ट हट जाएगा। अगर ट्रस्ट हटेगा, पॉलिटिकल टेंशन बढ़ने लगेंगी और अल्टीमेटली जो स्टेबिलिटी है उसको भी क्वेश्चन किया जाने लगेगा। तो इसी वजह से जो इंक्रीमेंटल मॉडल है इसको कहा जाता है कि एक ऐसा मॉडल है जिसकी वजह से पॉलिटिकल टेंशन कम होती है, स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहती है। और जैन एरिक लेन नाम के जो एक स्कॉलर हैं, वो भी इसके फीचर बताते हुए कहते हैं कि इंक्रीमेंटलिज्म एक ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री मॉडल है, जो कि साइमन ने नहीं दिया। साइमन ने क्या किया कि एक डिसीजन मेकर को लिमिटेड नॉलेज रखनी चाहिए। ठीक है, बाउंडेड रहना चाहिए, थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए। तो ये सब एक थियोरी हो गई, पर रियल लाइफ में ऐसा बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो रियल लाइफ में जो भी है वो इंक्रीमेंटल मॉडल में ही होता है, जिससे कि कोहेरेंस बना रहता है और सिंप्लिसिटी भी चलती रहती है। और लास्ट में जो लिंडब्लम होते हैं ये बोलते हैं कि जो इंक्रीमेंटल मॉडल है ये रेशनैलिटी मॉडल से बिल्कुल अच्छा है, बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम इसमें ऑल्टरनेटिव्स को सिंप्लीफाई कर देते हैं। मल्टीपल और जो कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी यहाँ पर सिंप्लीफाई करा जाता है। और फर्दर जो यहाँ पर डिसीजंस हैं वो रियल वर्ल्ड के हिसाब से होते हैं। ठीक है, जो रियल वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके हिसाब से यहाँ पर डिसीजंस बनाए जाते हैं, ना कि रेशनैलिटी मॉडल के जैसे कि पहले सारे आउटकम पता कर लो, सारे ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर कर लो, उसके बाद एक डिसीजन पे पहुंचो। ऐसा इसमें नहीं होता। पर इन सभी फीचर्स के बावजूद बहुत सारे स्कॉलर्स हम कह सकते हैं कि इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, क्योंकि ये इनका कहना रहता है कि जो ये मॉडल है ये ओवर सिंप्लीफाइड मॉडल है। मतलब इसमें चीज़ें इतनी ही सिंप्लीफाई हो चुकी हैं कि इसको कोई भी आकर पलट सकता है। ठीक है, और ये सिर्फ कॉन्टिन्यूस पॉलिसीज में ही यूज़ किया जा सकता है, जो कि कई बात सही भी है, क्योंकि हमने पहले देखा कि ये सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स में ही यहाँ पर वर्क में आता है। तो अगर वॉर लाइक सिचुएशंस आई, तो वॉर लाइक सिचुएशंस में होता क्या है कि हमें तुरंत यहाँ पर एक डिसीजन बनाना होता है फटाफट, तो फटाफट इसमें काम हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें ये है कि जो पॉलिसीज कंटिन्यू हैं, एग्जिस्टिंग हैं, उसी में एक काम करेगा। वॉर लाइक सिचुएशंस में जहाँ पर हमें फटाफट तरीके से यहाँ पर डिसीजन बनाने रहते हैं, इसमें काम नहीं आएगा।
तो ये सब क्राइटेरियाज यहाँ पर इसके क्रिटिसाइजर्स रख के देते हैं। तो ये होती है बात हमारी इंक्रीमेंटल मॉडल की। अब बात करते हैं एट्जियनीज मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल। एमिटाई एट्जियनी ये एक स्कॉलर हैं जो एक मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग यहाँ पर एक मॉडल निकाल कर रखते हैं, जहाँ पर जो साइमन का रेशनल मॉडल है और जो इंक्रीमेंटल मॉडल है रिनब्लम का, उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, और इसमें दो तरीके के की कॉन्सेप्ट रहते हैं। सबसे पहला है हमारे पास इंक्रीमेंटलिज्म, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि ये मिक्स्ड स्कैनिंग है, मतलब साइमन का जो रेशनैलिटी मॉडल है वो भी होगा और जो लिनब्लम का इंक्रीमेंटल मॉडल है वो भी इसमें होगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही यहाँ पर इसको बनाया जाता है। ठीक है, इंक्रीमेंटल मॉडल की बात करें तो यहाँ पर स्मॉल और ग्रेजुअल चेंजेस से काम को निकाला जाता है, ना कि बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंसिव शिफ्ट से। सेकंड है कि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस पर यहाँ पर फोकस किया जाता है, एडजस्टमेंट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है बेस्ड ऑन पास्ट पॉलिसीज। ठीक है, अगर रेशनैलिटी की बात करें तो यहाँ पर सारे पॉसिबल ऑप्शंस और उनके पॉसिबल आउटकम्स का थॉरो एनालिसिस किया जाता है। डिटेल्ड प्लानिंग और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज पर यहाँ पर एम्फेसिस होता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा ये मॉडल निकलता है, जिसका नाम है मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल। अब बात करते हैं कि शुरू कहाँ से होता है। तो शुरू होता है ब्रॉड स्कैनिंग से, मतलब जो इनिशियल लेवल पर जो भी इसका काम होता है वो होता है स्कैनिंग से। मतलब कि जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन को बनाने के लिए, पहले उन्हें रिव्यू किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, उनके जो भी पोटेंशियल आउटकम्स हैं उनको भी रिव्यू करके एनालिसिस करके उसके बाद यहाँ पर एक जनरल डायरेक्शन को सेट किया जाएगा कि किस डायरेक्शन में हमें पूरे पर्टिकुलर डिसीजन को लेके जाना है, और जो भी मेजर इश्यूज उसके साथ चलेंगे उसको भी यहाँ पर एड्रेस किया जाता है फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में होता क्या कि इन डेप्थ एग्जामिनेशन होता है कि जो भी हमने शॉर्टलिस्ट किए अवेलेबल ऑप्शंस, उन लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे दोबारा से। ठीक है, इनिशियल में क्या किया कि जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको एनालाइज कर लिया, उनमें से कुछ छांट लिए, ठीक है, जो भी अच्छे लग रहे हैं। अब जो छांटे वो इन लिमिटेड नंबर की चॉइसेस को भी यहाँ पर दोबारा से एनालाइज किया जाएगा, और इनमें से भी जो मोस्ट प्रॉमिसिंग और क्रिटिकल ऑप्शंस लगेंगे ऑर्गेनाइजेशन को, उन्हीं को यहाँ पर दोबारा ब्रॉड स्कैनिंग के लिए भेजा जाएगा, और इसी के बाद हम एक कंक्लूजन या डिसीजन पर पहुंचेंगे। तो ये है हमारा पूरा मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल। अगर हम एप्लीकेशन एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहला आता है कि ये जो मॉडल है इसे कहा जाता है कि प्रैग्मेटिक और फ्लेक्सिबल है। ठीक है, फ्लेक्सिबल, क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है उसका भी ध्यान रखा जाता है, और साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हैं जैसे कि टाइम और रिसोर्सेज, उनको ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पर इस मॉडल में डिसीजंस को बनाया जाता है। एडेप्टिव है, मतलब इसमें जो भी मॉडिफिकेशंस नई इन्फॉर्मेशन के साथ एमर्ज होती हैं उनको यहाँ पर अलाउ किया जाता है एडजस्टमेंट के लिए। रियलिस्टिक है, ठीक है, यहाँ पर जो भी रियल वर्ल्ड की जो डिसीजन मेकिंग की कॉम्प्लेक्सिटी है उसको भी यहाँ पर एक्नॉलेज करके डिसीजंस बनाए जाते हैं। तो ये सब इसके एप्लीकेशन पार्ट में आते हैं। सेकंड हमारे पास आता है एडवांटेजेस, कि इसकी एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहली इसकी फीचर है कि ये एफिशिएंसी को ज़्यादा प्रमोट करता है, मतलब यहाँ पर जो एक्सटेंसिव एनालिसिस है, ठीक है, की इश्यूज़ का, उसको यहाँ पर रिड्यूस कर दिया जाता है, क्योंकि फर्स्ट लेवल से हम स्कैनिंग करते हुए आते हैं तो लास्ट में हमारे पास वही मॉडल बचता है या वही पर्टिकुलर ऑप्शन बचते हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग होते हैं। इससे सारी चीज़ों का एक्सटेंसिव एनालिसिस यहाँ पर रुक जाता है और की इश्यूज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। सेकंड एडवांटेज है प्रैक्टिकलिटी की। यहाँ पर जो भी डिसीजन बनाए जाते हैं वो प्रैक्टिस के बिहाफ पर बनाए जाते हैं, मतलब ऐसे डिसीजन हमें बनाने हैं जो कि रियल वर्ल्ड में हम प्रैक्टिस कर सकें, ताकि स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल एडजस्टमेंट्स हम यहाँ पर अलाउ कर सकें। थर्ड है रेजिलियंस, कि यहाँ पर जो भी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आते हैं या जो भी चेंजेस आते हैं विद टाइम, यहाँ पर उन डिसीजन को चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात हुई इनके एडवांटेजेस की। अब बात करते हैं क्रिटिसिजम्स की। ठीक है, तो कुछ स्कॉलर जो हैं इनको ये कहकर क्रिटिसाइज करते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नेचर है इस मॉडल का वो बहुत बड़ा यहाँ पर इशू है, क्योंकि यहाँ पर ये एक ऐसा मॉडल है यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम तो स्कैनिंग में ही चला जाएगा, क्योंकि इनिशियल लेवल पर हमने देखा था कि यहाँ पर पहले ब्रॉड स्कैनिंग होगी, फिर उसके बाद इन डेप्थ एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद जो प्रॉमिसिंग लगेगा उसमें से भी स्कैन करके कुछ लास्ट में 2-4 ऑप्शन निकालेंगे और देन हम एक डिसीजन बनाते हैं। तो इसके ज़रिए होता क्या है कि इसको इम्प्लीमेंट करने में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। ठीक है, इसको बैलेंस करने में।
क्योंकि बहुत ज़्यादा इन डेप्थ होता है और यहाँ पर जो एनालिसिस है वो भी ज़्यादा करना पड़ता है। सेकंड है रिसोर्स इंटेंसिव, कि हमने इतनी सारी स्कैनिंग कर ली तो हमें रिसोर्सेज तो चाहिए ही, तो इसी वजह से यहाँ पर इसको क्रिटिसिज्म भी फेस करने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रॉड स्कैनिंग भी होती है, यहाँ पर उसके बाद डिटेल ये एग्जामिनेशन भी होता है जिसमें रिसोर्सेज का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो इसी को देखते हुए भी ये जो स्कॉलर्स हैं इसको यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये बात हुई हमारी मिक्स स्कैनिंग मॉडल की। अब बात करते हैं समरी की। तो जो एडजेनी का मिक्स स्कैनिंग मॉडल है वो हमें एक बैलेंस अप्रोच प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग की, जहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव मतलब रेशनैलिटी और जो इंक्रीमेंटल मेथड्स हैं उन दोनों का यूज़ करके कैसे हम एक बढ़िया डिसीजन बना सकते हैं उसके बारे में हमें बताया जाता है। बाय डूइंग सो यहाँ पर हमें एक प्रैग्मेटिक फ्रेमवर्क में मिलता है कि जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज विद टाइम हमारे साथ आ रही हैं, रियल वर्ल्ड सिचुएशन में जो भी कंस्ट्रेंट्स हमारे निकल के आ रहे हैं उसके हिसाब से हम इसको अपने तरीके से ढाल सकते हैं, जिससे कि एक पॉलिसी मेकर या जो ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स हैं उनको एक ऐसा टूल मिलेगा जिससे कि वो अच्छे अच्छे डिसीजन यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये बात होती है हमारे मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल की। अब बात करते हैं ड्रॉर्स ऑप्टिमल मॉडल। तो ड्रॉर जो होते हैं वो अपने बुक लिखते हैं, पब्लिक पॉलिसी री एग्जामिन्ड 1989 में बुक पब्लिश करते हैं और यहाँ पर एक ऑप्टिमम मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी यहाँ पर दे के रखते हैं। ये इंक्रीमेंटल मॉडल को यहाँ पर काटने की बात करते हैं, ये उसको रिजेक्ट करते हैं और ये कुछ ऑल्टरनेटिव भी सजेस्ट करते हैं, ठीक है, इंक्रीमेंटल मॉडल्स पे। तो शुरुआत में ड्रॉर कहते हैं कि जो ऑप्टिमल मॉडल है वो सारे एग्जिस्टिंग मॉडल से सुपीरियर है, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमी रेशनल और एक्स्ट्रा रेशनल मॉडल का कॉम्बिनेशन होता है और यहाँ पर ये कुछ इनके फीचर्स भी बता कर रखते हैं। सबसे पहले इस मॉडल में क्वालिटी को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि क्वांटिटी को, कि कितने डिसीजंस हमें बनाने हैं, कितने ऑल्टरनेटिव्स हमें एक्सप्लोर करने हैं। यहाँ पर सिर्फ क्वालिटी ऑल्टरनेटिव्स को चूज़ किया जाता है, क्वालिटी डिसीजंस बनाए जाते हैं, इनका यह कहना है। सेकंड है कि रेशनल और एक्स्ट्रा रेशनल एलिमेंट्स को भी यहाँ पर लाया जाता है ताकि गवर्नमेंट जो है वो अच्छे तरीके से अपना जो डिसीजन है वो बना सकें। उसके बाद ये बेसिक रेशनैलिटी से इकोनॉमिक रेशनल पे भी जाता है, ठीक है, जो हमने साइमन के बाउंड्री रेशनैलिटी मॉडल में भी पढ़ के रखा था कि इकोनॉमिक रेशनल क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेटा पॉलिसी मेकिंग होती है, मतलब पॉलिसी मेकिंग से भी पहले जो प्लानिंग होती है उस पर्टिकुलर पॉलिसी को बनाने की, उसमें इसका ध्यान रखा जाता है। और उसके बाद जो फीडबैक है वो भी यहाँ पर बना के रखा है ताकि फीडबैक के बिहाफ पर हम आगे पॉलिसीज बना सकें। तो ये है इसके 4-5 फीचर्स। अब बात करते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ड्रॉर का ये कहना है कि जो मेजर ऑब्जेक्टिव है मेरे इस मॉडल का वो ये है कि जो गवर्नमेंट है उसके पास जो रेशनल कंटेंट है वो तो सही है, पर इस मॉडल के ज़रिए वो होगा क्या, वो रेशनल से एक्स्ट्रा रेशनल डायमेंशंस खोल देगा डिसीजन मेकिंग में, ताकि गवर्नमेंट के पास क्वालिटी की चीज़ें हैं ना कि क्वांटिटी की। गवर्नमेंट को बार बार बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को ज़्यादा एक्सप्लोर ना करना पड़े, वो इतनी एक्स्ट्रा रेशनल बन जाए कि उसे पहले से ही पता हो कि कौन से आउटकम्स आ सकते हैं, कौन सा जो ऑल्टरनेटिव है वो आ सकता है, कौन सा बेस्ट है, जिसे हम यहाँ पर नॉर्मेटिव ऑप्टिमलिज्म कहते हैं, ठीक है। ऑप्टिमलाइजेशन का भी मतलब यही होता है कि मोस्ट फेवरेबल जो ऑप्शन है उसी को यहाँ पर हमें चूज करना चाहिए, ठीक है। फर्दर ये कुछ कहते हैं कि जो ये मेरा मॉडल है जो एक्स्ट्रा रेशनल अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाता है, ठीक है, गवर्नमेंट की। और इस मॉडल को हम यहाँ पर 3 फेजेस में क्लासीफाई भी करके रख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले फेज आती है हमारे पास मेटा पॉलिसी मेकिंग, सेकेंड फेज है पॉलिसी मेकिंग, थर्ड फेज है हमारे पास पोस्ट पॉलिसी मेकिंग। अब बात करते हैं सभी स्टेजेस की। तो इन स्टेजेस में सबसे पहला आता है मेटा पॉलिसी मेकिंग। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो मेटा पॉलिसी मेकिंग है ये ऐसी स्टेज है जहाँ पर जो पॉलिसी है उसको बनाने से भी पहले का जो भी प्लानिंग होती है, जो भी प्रिपरेटरी स्टेज होती है, जहाँ पर वेरियस एस्पेक्ट को स्टडी किया जाता है उस पॉलिसी के रिलेटेड, ठीक है, उसके जो भी आउटकम्स होने वाले होते हैं, जिसके पर्टिकुलरली जो भी अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं उनको अंडरस्टैंड किया जाता है। सेकंड आती है पॉलिसी मेकिंग स्टेज। इस सेकंड फेज में जो पॉलिसी है उसको एक्चुअली में फॉर्मलाइजेशन में लाया जाता है, जहाँ पर दोबारा से 7 स्टेजेस इन्वॉल्व रहती हैं। इस फेज में रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है वेरियस प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। उसके बाद इसमें जो एक्चुअल डिज़ाइनिंग है पॉलिसी की वो भी की जाती है, गोल्स को सेट किया जाता है और कॉस्ट बेनिफिट रेशियो को भी निकाला जाता है, ताकि कौन सा ऑल्टरनेटिव ऐसा है जिससे हम बेस्ट तरीके से अपने प्रॉफिट को
मैक्सिमाइज कर सकते हैं, जिससे हम अच्छे से यहाँ पर डिसीजन बना सकते हैं। इन सभी को यहाँ पर एनालाइज किया जाता है। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर करने के बाद जो डिसीजन आता है वो उसको यहाँ पर बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स में डालते हैं और पोस्ट पॉलिसी स्टेज में यहाँ पर इसको फॉर्मुलेट कर दिया जाता है, जहाँ पर ये डिसाइड किया जाता है कि जो पॉलिसी है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, एग्जीक्यूशन का प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है। अब जो एग्जीक्यूशन के बाद इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं उसको भी यहाँ पर इवेल्युएट किया जाता है। देन फाइनली जो करेक्टिव मेजर्स हैं, कहीं पे भी अगर आफ्टर इफेक्ट में कोई साइड इफेक्ट निकलता है तो उसको सही करने के लिए कुछ करेक्टिव मेजर्स भी लिए जाते हैं बेस्ड ऑन द फीडबैक। कि जो फीडबैक है उस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किया जाता है कि जो फीडबैक हमें लोगों से मिला उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कि उन्हें पॉलिसी कैसे लगी, उस फीडबैक के हिसाब से यहाँ पर मेजर्स लिए जाते हैं ताकि जो पॉलिसी है उनको यहाँ पर स्ट्रेंथ दी जा सके। तो ये है ड्रॉर का ऑप्टिमल मॉडल। ठीक है, और अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो NEP 2020 यानी नेशनल इकोनॉमिक एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो नोटिफाई की उसका ये परफेक्ट एग्जांपल है। मतलब 2015 से ही यहाँ पर ये मेटा पॉलिसी मेकिंग स्टेज में रहती है। मतलब पॉलिसी को बनाने से भी पहले की फेज जो है 2015 से यहाँ पर शुरू की जाती है। ठीक है, उसके बाद इसको फॉर्मुलेट किया जाता है। बहुत सारे NGOs, एक्टिविस्ट, कॉमन पीपल से राय ली जाती है कि उनका क्या ओपिनियन है इस नई एजुकेशन पॉलिसी को लेके। सेकेंड फेज में जो पॉलिसी मेकिंग है उसको यहाँ पर कोर कमेटी के जरिए ड्राफ्ट किया जाता है। ठीक है, ताकि हम एजुकेशन पॉलिसी को बना सकें। और फाइनल स्टेज में जो पॉलिसी मेकिंग है उसको ड्राफ्ट करके पब्लिक डोमेन में नोटिफाई कर दिया जाता है और फीडबैक के बिहाफ पर भले वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उसमें करेक्टिव मेजर्स भी लिए जाते हैं। तो ये है ड्रॉर्स ऑप्टिमल मॉडल। अब बात करते हैं कोहेन, मार्च एंड ऑल्सन गार्बेज कैन मॉडल की। तो ये जो गार्बेज कैन मॉडल है ये 3 लोग 1972 में दे के रखते हैं, जो कि हैं माइकल कोहेन, जेम्स मार्च एंड जोहान ऑल्सन, जिनका काम रहता है कि ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इस मॉडल में जो ऑर्गेनाइज एनार्कीज हैं उनको यहाँ पर देखा जाता है कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ऑर्गेनाइज एनार्कीज हैं। अब ऑर्गेनाइज एनार्कीज का ये मतलब है कि जो यहाँ पर डिसीजन लिए जाएंगे वो अनप्रेडिक्टेबल होंगे, कियोटिक होंगे नेचर में, मतलब अफरा तफरी में लिए गए यहाँ पर ऐसे डिसीजंस इस मॉडल में बनाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो मॉडल है इसमें ये कुछ इसके फीचर्स भी बता कर रखते हैं। जैसे कि पहला फीचर तो यही है कि ये रिएक्टिव नेचर का है, क्योंकि पहले वाले डिसीजन मेकिंग मॉडल्स में हमने देखा कि हमने एक पॉलिसी बनाई। ठीक है, अब प्रोएक्टिव डिसीजन कैसा होगा कि हाँ हमने ऑल्टरनेटिव चूज किया, इस ऑल्टरनेटिव से ये पर्टिकुलर जो आउटकम है वो निकल सकता है, तो उस तरीके से हम डिसीजन बनाकर चल रहे हैं ताकि फर्दर वो डिसीजन हमारे पे बैकफायर ना कर दे। पर गार्बेज कैन मॉडल में जो रिजल्ट निकलता है वो रिएक्टिव निकलता है। मतलब हमने एक ऑल्टरनेटिव चूज किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, डिसीजन बनाया, उसके बिहाफ पर जो भी इफेक्ट्स आए उनके रिएक्शन में यहाँ पर डिसीजन सुनाया जाता है कि फर्दर हम आगे क्या स्टेप लेने वाले हैं। तो ये रिएक्टिव डिसीजन में यहाँ पर आता है। और इस मॉडल में जो स्ट्रीम्स हैं वो मेनली 4 स्ट्रीम्स रहती हैं जो कि इंटरेक्ट करती हैं डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस में। सबसे पहली स्ट्रीम है हमारे पास प्रॉब्लम्स, जहाँ पर जो कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनको रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती है। सेकेंड फेज आती है हमारे पास सॉल्यूशंस, जहाँ पर एक जो भी इश्यूज प्रॉब्लम्स से निकलते हैं उनको आंसर्स देने की यहाँ पर कोशिश की जाती है, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। थर्ड होते हैं पार्टिसिपेंट्स, जो कि ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट को यहाँ पर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ होता है चॉइस अपॉर्चुनिटीज, जहाँ ऐसी मोमेंट्स, ऐसे पल जहाँ पर डिसीजन को बनाया जाता है, ठीक है, उसको कंसेप्चुलाइज किया जाता है, जिसको हम गार्बेज कैन के नाम से जानते हैं, जहाँ पर प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस, पार्टिसिपेंट्स इन तीनों को डंप कर दिया जाता है। आगे बात करते हैं इसका प्रोसेस क्या रहता है। तो हमने पिछले जो मॉडल्स हैं उसमें देखा कि जो एक पर्टिकुलर मॉडल है, अगर हम बाउंड्री रेशनैलिटी को ही लें तो उसमें है क्या कि प्रॉब्लम से शुरू होगा। ठीक है, प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया जाएगा, उसके जो भी सॉल्यूशंस हैं उनको वेरियस ऑल्टरनेटिव्स के थ्रू ऑब्जर्व किया जाएगा या एक्सप्लोर किया जाएगा, उसमें से बेस्ट निकाले जाएंगे, उसके बाद एक डिसीजन को सॉल्यूशन तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा। पर इस स्टेज में या इस मॉडल में होता क्या है कि जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है वो एक क्लियर पाथ को फॉलो नहीं करता, जैसे हम पिछले वाले मॉडल्स में देखते आ रहे हैं, जो कि प्रॉब्लम से शुरू होकर सॉल्यूशन पर ख़त्म होते हैं। पर
इस मॉडल में ये होता है कि जो प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस और पार्टिसिपेंट्स हैं, इन तीनों को अनप्रेडिक्टेबल वेज में ही एक बार मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। और जो डिसीजंस बनाए जाते हैं वो बनाते हैं यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल्स होते हैं जो डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने की कोशिश करते हैं, और वही ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम्स किसको एड्रेस करेंगी, कौन से सॉल्यूशंस, जो भी इंटरेक्शन हुआ गार्बेज कैन के अंदर प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और पार्टिसिपेंट्स के बीच में, उनके बिहाफ पर यहाँ पर डिसीजन को सुनाया जाता है। तो ये बात होती है हमारे गार्बेज कैन मॉडल की, जहाँ पर अनक्लियर पाथ के जरिए यहाँ पर डिसीजन सुनाया जाता है। अगर एक बार और रिपीट करें तो इसकी 4 स्ट्रीम्स होती हैं, जिसमें सबसे पहली स्ट्रीम होती है प्रॉब्लम्स, जिनको इश्यूज इसमें कुछ ऐसे आते हैं जिनका रेजोल्यूशन की यहाँ पर नीड होती है। सेकंड आती है सॉल्यूशंस, जहाँ पर कुछ ऐसे जो इश्यूज प्रॉब्लम से निकले हैं उनको रिजॉल्व करने की बात की जाती है। थर्ड आती है पार्टिसिपेंट्स, जो कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। फोर्थ आती है चॉइस अपॉर्चुनिटीज, कुछ ऐसे मोमेंट्स जहाँ पर डिसीजन को बनाया जाता है, जिसे हम गार्बेज कैन कहते हैं, ठीक है। अब इस गार्बेज कैन के मॉडल में हम ये देखते हैं कि पार्टिसिपेंट्स, सॉल्यूशंस और प्रॉब्लम्स, इन तीनों को डंप कर दिया जाता है, ठीक है। अब इससे होता क्या है कि जब भी एक हमें डिसीजन बनाया जाता है तो गार्बेज कैन के अंदर हमने पार्टिसिपेंट्स को डाल दिया, सॉल्यूशंस को डाल दिया, प्रॉब्लम्स को डाल दिया, ठीक है। अब वो पार्टिसिपेंट्स ही चूज करेंगे कि कौन से पर्टिकुलर डिसीजन के लिए कौन सी प्रॉब्लम सही है, कौन से सॉल्यूशन सही है, बेस्ड ऑन द इंटरेक्शंस। तो ये है इस पूरे गार्बेज कैन की समरी। अगर हम इसे क्रिटिसिज्म में देखें तो बहुत सारे स्कॉलर इसे क्रिटिसाइज भी करते हैं कि बहुत ज़्यादा इरेशनल है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर भी देखा क्योटिक नेचर का ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। और ये ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को भी कहीं ना कहीं चैलेंज करता है डिसीजन मेकिंग की, ठीक है। तो ये सब इसके क्रिटिसिज्म रहते हैं, और ये है इसका डायग्राम कि हमने प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस और डिसीजन मेकर्स को इस कचरे की पेटी में डाल दिया, ठीक है। अब अब आती है यहाँ पर चॉइस अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। चॉइस अपॉर्चुनिटीज़ को गार्बेज कैन बोला जाता है, ठीक है। अब हमें एक पर्टिकुलर डिसीजन बनाना है। अब ये डिसीजन मेकर्स क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम्स उस पर्टिकुलर डिसीजन के लिए फिट बैठेगी, जो सॉल्यूशंस उस पर्टिकुलर जो डिसीजन है उसके लिए सही बैठेंगे, उन्हीं को ये निकाल लेंगे अनप्रेडिक्टेबल वेज में, और वही हमारा डिसीजन बन जाएगा। तो ये है हमारा गार्बेज कैन मॉडल। तो यही था इस पूरे यूनिट में। तो थैंक यू।